पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इंसाफ न मिलने पर जेल में भूख हड़ताल करने की धमकी दे दी है। आपको बताते चलें इस खबर के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इंसाफ न मिलने पर जेल में भूख हड़ताल करने की धमकी दे दी है। इस्लामाबाद में अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद किया। उन्होंने मजीद कहा कि वकला से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की हतमी तारीख का ऐलान करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे और पीटीआई के मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे आ जाते हैं। उसके अलावा बानी पीटीआई ने कहा कि सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कहते हैं हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि उनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते। अब तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे और वो भागकर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि निजकारी का अमल शफाफ होगा। सेनेट इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सेनेटर अली जफर ने जो सवाल उठाए वो अहम है और वज़रा ने उसका जवाब दिया। निजकारी का अमल शफाफ होगा। काबीना के निजकारी कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैं ऐसी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा जो खिलाफ कानून हो, क्योंकि जो अमल है जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो ये काबीना कमेटी के पास आएगा और उसका पोस्टमार्टम होगा और फिर ये काबीना में जाएगा। समझता हूँ कि ऑनरेबल कॉलीग ने, पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई ने जो कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बोथ लॉ मिनिस्टर साहब और पावर मिनिस्टर साहबान ने उसका जवाब भी दिया है। लेट मी अश्योर यू कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि जो process है, as you know, कि once the transaction process is completed, I'm sure all on the chairman रहा हूँ, अभी भी मेरी जिम्मेदारी है और उसके बाद ये कैबिनेट में जाती है। So let me assure you the House and honorable member कि कोई ऐसी चीज़ जो है अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, अगर उसमें कोई ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा, तो आई एश्योर यू द फर्स्ट ब्लॉकेट विल बी एट द CCOP. which is my responsibility. नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखिए एज ए हुकूमत ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज, उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं, इन सबको सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना है। तो ये प्लीज हमें इन चीजों में दो चीजें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एंड आई थिंक इट लेट्स टेक इट टुडे कि किस तरफ जाना। एक इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक इन्होंने ऑनरेबल अली जफर साहब ने $800 बिलियन की बात की। लेट्स लुक एट इट। दिस हाउस शुड कंज्यूम टाइम टू पोस्टमार्टम दीज टू ट्रांजैक्शन। व्हाई दिस डिड नॉट मटीरियलाइज पाकिस्तान स्टील में? hundreds of billions have been lost because it could not be privatized. तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम इसको देखें, गाइड करें? फिर हम कहते हैं कि हम वी आर द सिंबल ऑफ फेडरेशन। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर KP के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए हैं। इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर की थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी की मौतली की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर करते हुए कहा कि सरकारी मसरूफियात के बायस अदालत में हाजिर नहीं हो सका। दौरान समाअत वज़ीर आला KPK ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के वारंट मंसूख करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। याद रहे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट की मौतली की दरख्वास्त दायर की थी।
سینٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ بل کی منظوری سے الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججز کو بطور ٹریبیونل تعینات کر سکے گا۔ بل میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 140 میں ترمیم کی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے وقت اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ اپوزیشن نے ایوان سے ٹوکن واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، شدید نعرے بازی کی۔ ڈیسک بچائے سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے واک آؤٹ میں حصہ نہیں لیا۔ اپوزیشن کچھ دیر بعد ایوان میں واپس آ گئی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ اس بل میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر قانون کسی کی بات نہیں سنتے کیونکہ ان کے پاس نمبرز زیادہ ہیں۔ 8 فروری کے انتخابات صدی کے سب سے متنازع جنرل الیکشن تھے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ یہ جو بل آیا ہے اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میعاد 3 سال تک محفوظ ہے، کسی وجہ پر انہیں نکالا جا سکتا ہے۔ بورڈ آف گورنرز کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاس بل کے بعد جو حکومت آئے گی وہ گزشتہ حکومت کے بی او جی تبدیل کر دے گی۔ اب یہ کچھ اداروں کو بیچ رہے ہیں جس کے لیے بل لایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کام کر رہے ہیں ان کی جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ بورڈ آف گورنرز کے پاس 3 سال کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے ہٹانے کے لیے شوکاز ہونا چاہیے۔ کارکردگی پر اگر ہٹانا ہے تو شواہد تو ہونے چاہیے۔ کل کا جو بل آیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، ایک سازش تھی، ایک کنسپریسی تھی۔ یہ جو بل آیا ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے اور وہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آ رہی ہے ترمیم، اور ہٹانے کا مقصد کیا ہے سر؟ ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ جناب چیئرمین، کل ایک بل کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ کل کا جو بل آیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، ایک سازش تھی، ایک کنسپریسی تھی۔ یہ جو بل آیا ہے منسٹر صاحب نے کہا تو ہے کہ ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں سٹرکچر، جو کارپوریٹ سٹرکچر ہے ہماری آرگنائزیشنز کا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہے اور وہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ جو قانون ابھی تک ہے جس کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہے سر کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی جو میعاد ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ایک بار اپوائنٹ ہو جائیں، 3 سال کے لیے ان کا ٹینیور جو ہے وہ سیکیورڈ ہے، یعنی کہ 3 سال سے پہلے ان کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نجکاری کے بغیر کوئی راستہ نہیں، اداروں کو ٹھیک کرنے کا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا سینٹ اجلاس سے خطاب، کہا کہ میں کچھ وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قانون بننے سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات ہوئے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے اس حکومت میں کبھی نجکاری کا معاملہ پیش نہیں ہوا۔ ہمیں یقین ہے کہ نجکاری کے بغیر کوئی راستہ نہیں، اداروں کو ٹھیک کرنے کا۔ ابھی ہم اس کا فریم ورک بنانے کے پروسیس میں ہیں۔ ہمارا ایک قانون ہے نیپرا کا، اس کے تحت ڈسٹریبیوشن کمپنی اپنے اثاثوں کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر سکتی سوائے بجلی فراہم کرنے کے۔ بہت مہربانی مسٹر چیئرمین، یہ لا منسٹر صاحب کی ایکسپلین کرنے کے بعد میرے پاس کوئی گنجائش تو نہیں بچتی، لیکن کچھ چیز کی وضاحت کیونکہ پار منسٹر کا نام لے کے کہا گیا اور کچھ فیکٹس آنریبل ممبر نے دیے ہیں تو اسے ایک عقل مند انسان کی ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ وکیل کا جو اسٹرینتھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے دلائل ہوتے ہیں، اور جب دلائل کسی غلط فیکٹس کے اوپر بیس کر کے پیش کیے جائیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صرف فیکٹ چیک کے طور کے اوپر کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آنریبل ممبر نے فرمایا کہ یہ لا بننے کے بعد بورڈ آف دی ڈائریکٹرز فارم ہوئے تھے، یہ غلط بات ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا اپنا سسٹم ہے، نیوز پیپر میں آڈٹ بیورو آف سرکولیشن ہے جو اس کو دیکھتا ہے۔ پچھلے 5 سال میں اخبارات کو 9 ارب کے اشتہارات جبکہ ٹی وی کو 6 ارب کے اشتہارات سے نوازا گیا۔ بجٹ میں نیوز پرنٹ پر ڈیوٹی لگائی گئی تھی مگر ہم نے نیوز پیپر ایسوسی ایشن کے مطالبے پر اس کو ختم کر دیا ہے۔ اسرائیل کو جواب دہ کیا جائے، اور اسرائیل جو ہے وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے جس کے تحت 37,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں عورتیں اور بچے
शामिल हैं। 20 लाख फलस्तीनी डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का मौकफ ये था कि 1967 से पहले की जो बाउंड्री है और आजाद फलस्तीनी रियासत को 1967 की बाउंड्री के तहत तस्लीम किया जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारर ने रियासती मलकियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश कर दिया। PTI की तरफ से बिल की मुखालफत कर दी गई। आसम नसीर तारर ने बिल से मुतालिक इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इदारों में जो डायरेक्टर्स कुछ नहीं कर रहे हैं उनको हटाने के लिए ये बिल है। इदारों में बैठे अफराद कोई काबिलियत नहीं रखते, काम नहीं करते हैं। बिल में गुड गवर्नेंस के हवाले से तरमीम है। जो है हम 6000 जगहों पे जाएंगे, वो भी उसी तरह से होगा कि उसका दायरा कार मजीद बढ़ता जाएगा। और फिर आखिरी फेज जो कि 3 साल तक मुकम्मल, यानी कि अभी 1150 हैं, फिर 6 माह के बाद जो 12 महीने आएंगे उनमें 6000 यूनियन काउंसिल जो हैं उनको इक्विप कर दिया जाएगा। और उससे अगले 12 माह में जो 5500 रिमेनिंग यूनियन काउंसिल्स हैं उन्हें इक्विप कर दिया जाएगा। मुल्क में इस वक्त मुकम्मल तौर पे 11,777 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो ये सारी कवर हो जाएंगी। तो हर यूनियन काउंसिल में यूं समझिए कि 2.5 साल के अरसे में हर यूनियन काउंसिल में नादरा सेंटर्स जो हैं वो छोटे सेंटर्स कायम हो जाएंगे, जो 3 तरह के सर्विसेज देंगे, जिनमें जो कार्ड रिन्यूअल है, जिनमें बे फॉर्म जिसे हम फैमिली रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं जी, और जिसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, ये 3 चीज़ें कम से कम होंगी। और वफात अदालत ने बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी का हुक्म दे दिया है। बानी PTI के मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत एडमिन जज खालिद अरशद ने की है। दौरान समाअत वकील ने दलाल दिए कि जज साहब आज मैं अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस छोड़कर दलाल के लिए पेश हुआ हूँ। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत के फैसले की कापी पेश करी जाए। वकील सलमान सफदर ने मजीद कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है कि मुलजिम की अडियाला जेल से अदालत में पेशी हो सके, मगर फिर मैंने समझौता कर लिया और राजी हो गया हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि आला अदलिया PTI पर होने वाले मुसालिम का नोटिस ले। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, लोगों की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, इस पर नजरसानी करें, इस जुल्म को रोकें, ये जुल्म पाकिस्तान को तबाह कर देगा। जुल्म और जबर से आप किसी के दिल से बानी PTI की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। 8 फरवरी को लोगों ने निकल कर दुनिया को बता दिया कि बानी PTI ही हमारे असल लीडर हैं। तहरीक इंसाफ बानी PTI के हकीकी आज़ादी के नारे के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कहा है कि फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने हिदायत दी है कि सिक्योरिटी को मजीद फाल और मौसर बनाया जाए। मोबाइल सिग्नल्स भी सिर्फ उन जगहों पर बंद होंगे जहाँ जुलूस और मजालिस होंगी। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत को मुख्तलिफ सूबों की तरफ से 6 एप्लीकेशंस को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने का कहा गया था। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के लिए खतरा बनने वालों की जिला बंदी के लिए फहरिस्तें तलब कर ली हैं। इस हवाले से तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को 24 घंटों में सिफारिशात भिजवाने की हिदायत कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर ज़रूरत के मुताबिक चैम्बर्स नस्ब किए जाएंगे। जुलूस के रास्तों पर कोई शहरी छत पर न आए। मालिक मकानों से किराएदारों के हवाले से सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जुलूस के रास्ते में किसी सिविलियन को सिक्योरिटी के लिए भी कोई हथियार रखने
करने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ मंजूर शुदा रूट्स पर जुलूस की इजाज़त होगी। तमाम जुलूसों को हेड से टेल तक सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। हर जुलूस के रूट को सिक्योरिटी इदारे, इंतजामिया और अमन कमेटी पेशगी क्लियर करेगी। जुलूस के रास्तों में लाइव कवरेज के लिए सर्विलेंस कैमरे नस्ब किए जाएंगे। शबी जुलजना और ताज़ियतों की महफूज वापसी तक सिक्योरिटी को कवर रखा जाएगा। दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम के दौरान लाहौर के 54 मकामात को इंतहाई हसास और 283 मकामात को फ्लैश पॉइंट्स करार दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की तशहीर करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला भी कर लिया गया है। नाज़रीन, काज़किस्तान से वतन वापसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और वक्त का तयन किया जाएगा। शहबाज शरीफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास और SCO+ समिट में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना होंगे। ख्याल रहे कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से ऑपरेशन अपोजिशन जमातें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं, जबकि तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इस ऑपरेशन के खदोहाल को वाज़ेह किया जाए और तमाम जमातों को एतमाद में भी लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में धरना हर सूरत होगा। हुकूमत खुद गिरना चाहती है। अगर रुकावटें डालने की कोशिश की गई तो जिम्मेदार खुद हुकूमत होगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि धरने का एजेंडा बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ है। धरना तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार के खिलाफ एहतजाज है। हुकूमत ने धरने में रुकावट डाली तो खुद ही नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए मुल्क भर में कैंपिंग शुरू हो रही है।